गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिमनद और हिमनद से निर्मित हिमनद के अपर्दन और हिमनद के निक्षेप से निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं। जिस प्रकार से नदियाँ अपर्दन करती हैं और निक्षेप करती हैं, जैसे नदियों से निर्मित यू आकार की घाटी है, वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, बाढ़ के मैदान, डेल्टा, है ना, बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनाती है अपर्दन और निक्षेप के द्वारा। उसी प्रकार से जो हिमनद होते हैं, हिमनद भी जहाँ से निकलते हैं, बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर से जहाँ से हिमनद निकलते हैं, हिमनद भी अपने साथ हिम के साथ अपर्दन और निक्षेप करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे कि हिमनद, पहली बात तो होता क्या है और हिमनद के द्वारा अपर्दन किस प्रकार होता है और अपर्दन और निक्षेप से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है। तो बच्चों, हिमनद जो है, हिमनद से तात्पर्य है जैसे नदी का ही रूप है, जो कि बहुत बड़े हिम क्षेत्र जो कि गुरुत्व के कारण अपने स्थान से प्रवाहित होते हैं, इस प्रकार के जो हिम होते हैं उन्हें हम हिमनद कहते हैं, जिनकी गति बहुत ही मंद होती है। ऐसा मान के चलते हैं कि एक दिन में 1 किलोमीटर से आगे नहीं बढ़ते हैं। तो जो बड़े बड़े हिम क्षेत्र होते हैं वहीं पर हिमनद पाए जाते हैं। तो हर जगह हिमनद जो है उसकी हिम रेखा, जैसे हिमालय पर अगर अपन जाते, हिमालय के 3 भाग है, शिवालिक है, मध्य हिमालय और ग्रेटर हिमालय। तो अगर ग्रेटर हिमालय यानी कि महान हिमालय की तरफ जाते हैं, जिसकी ऊंचाई बहुत ऊंची ज़्यादा है, लगभग 6000 मीटर उसकी ऊंचाई है, वहाँ पर अधिकतर जो चोटियाँ हैं वह हिम से ढकी हुई हैं। और ये जितने भी हिम है वो धीरे धीरे गुरुत्व बल के कारण या ढाल के कारण अपने स्थान से खिसकते रहते हैं। तो जो हिमालय है, हिमालय पर इसकी ऊंचाई जो है, तो ये एक रेखा होती है, लाइन के ऊपर ही हिम जमना शुरू, जैसे हम कहते हैं कि 0 डिग्री तापमान के बाद में ही जो पानी है वो बर्फ़ में या हिम में बदलना प्रारंभ हो जाता है। तो 0 डिग्री तापमान जहाँ पर होता है तो उसके लिए लाइन होती है, लाइन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लाइन होती है। जैसे भूमध्य रेखा पर बहुत अधिक ऊंचाई पर भी जाने पर तापमान जो है बहुत कम नहीं होता है, जबकि अगर हम ध्रुवों की तरफ बहुत थोड़ी सी ऊंचाई पर जाने पर ही हमें हिमनद या हिम रेखा प्रारंभ हो जाती है। तो हिमनद जो है इस कई प्रकार के होते हैं। हिमनद को जैसे हिम टोपियों के रूप में भी नाम सुना है कि हिम टोपियाँ होती हैं। हिम टोपियों से तात्पर्य है कि जो हिमनद के रूप में ही होती हैं ये भी, और इस प्रकार के जो होते हैं ये पर्वत की चोटियों के ऊपर स्थित होते हैं। जैसे पर्वत की ये चोटियाँ हैं, इन चोटियों पर जो हिमनद होते हैं इसे हिम टोपियाँ कहते हैं। ठीक है, यानी कि पर्वतों की चोटियों पर जो हिम होता है उसे हिम टोपी कहते हैं। फिर है महाद्वीपीय हिमनद। महाद्वीपीय हिमनद से तात्पर्य है कि जब किसी विशाल क्षेत्र में लगातार बहुत बड़े क्षेत्र में हिम का संचयन हो जाता है तो ऐसे भाग को महाद्वीपीय हिमनद कहते हैं। जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, जहाँ पर कि चारों तरफ हिम ही हिम है, तो वो हिम कौन सा है? महाद्वीपीय हिम। तीसरा है पर्वत हिमनद या पर्वत हिमनद या घाटी हिमनद। पर्वत हिमनद या घाटी हिमनद। पर्वत हिमनद या घाटी हिमनद, जिसके अंतर्गत है पर्वतीय भागों पर ऊंचे स्थानों पर जो हिम टोपियाँ होती हैं, उन हिम टोपियाँ हिम क्षेत्र को हिमराशि जो गुरुत्व के कारण नीचे खिसकती है उसे हम पर्वतीय भाग पर जो हिम होता है उसे पर्वतीय हिम कहते हैं। गिरिपद हिम, गिरिपद से हिम से तात्पर्य है कि ये तो है पर्वतीय हिम और यहाँ पर जो हिम जमा होता है उसे पर्वतीय गिरिपद हिमनद कहा जाता है। तो ठंडे जो भाग होते हैं वहाँ पर इस जगह पर हिमनद पाया जाता है। जैसे हिमालय में गिरिपद हिम नहीं मिलता है, तो इसी प्रकार जैसे अलास्का है जो ऊंचे अक्षांशों पर इस प्रकार के मिलते हैं। हिमालय पर्वत पर भी बहुत से हिमनद पाए जाते हैं, जैसे अपने सियाचिन एक प्रकार का हिमनद है। तो जो हिमनद होते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि जो
बहुत से हिमनद है हमारे हिमालय पर, जैसे रूपल हिमनद है, पूनम, रीमो, हिमाशी, बाशी, मिलापिन, हिस्पार, सियाचिन, बाटूरा, मोहिल, यज, ग्रोटिन, बिरमी, है ना, गीसा, जेसु, कंचनजंगा, ये सभी क्या है, हिमनद है। तो हिमनद जो होते हैं, हिमनद से आपको समझ में आएगा बहुत बड़े बड़े हिम या हिम के बहुत बड़ा क्षेत्र जो कि गुरुत्व बल के कारण या ढाल के कारण एक स्थान से खिसकते हैं, जिसे कि हम हिमनद कहते हैं। तो इस प्रकार के जो हिमनद होते हैं, इसको हिमनद में गति होगी तभी वो हिमनद कहलाएगा, नहीं तो वो हिम रहेगा, है ना। और हिमनद जो है गति कब होगी, या तो वहाँ पे ढाल हो, ढाल के कारण हिमनद में गति होगी, है ना। अब है कि हिमनद जो है वो किस प्रकार से अपर्दन करता है। जैसे अपन ने पढ़ा था, जो हिमनद जो नदी होती है वो अपघर्षण, सन्निघर्षण, है ना, जल गति के कारण अपर्दन करती है। तो हिमनद जो है उसके अपर्दन के कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा वह धरातलीय भाग को काटती है, नए स्थल रूपों का निर्माण करती है। तो हिमनद जो है वो भी अपघर्षण करता है, उत्पाटन करता है ना। ये दो मुख्य, अपघर्षण और उत्पाटन करता है। अपघर्षण से तात्पर्य है कि जब हिमनद चलता है तो हिमनद, जैसे मान लीजिए ये एक पर्वतीय भाग है, यहाँ से हिमनद आ रहा है, तो हिमनद जब हिम यहाँ से खिसक रहा है तो हिम नद के साथ जो छोटे छोटे टुकड़े बर्फ़ के साथ जमे होते हैं वो इस धरातल को रगड़ते हुए रेगमाल की तरह घिसते हुए आगे बढ़ते हैं। इस क्रिया को कहते हैं अपघर्षण। और जब हिमनद जो है उत्पाटन करते हुए, उत्पाटन से तात्पर्य है कि जो हिमनद जो है वो क्या करता है कि यहाँ पर जो भी भाग है उसके उखाड़ते हुए आगे बढ़ता, प्लकिंग करते हुए आगे बढ़ता है। जैसे मान लो यहाँ पे शिलाखंड को अपने साथ उखाड़ करके ले जाएगा, यानी कि अपघर्षण का काम है घिसना और उत्पाटन का काम कर बड़े बड़े शिलाखंडों को अपने साथ उखाड़ करके ले जाना। तो उत्पाटन, प्लकिंग और एब्स्ट्रैक्शन में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। उत्पाटन की क्रिया से तात्पर्य बड़े बड़े टुकड़ों को जो हिमनद अपने साथ उखाड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। अब अपन पढ़ते हैं कि अपर्दन का जो सिद्धांत है हिमनद का, वो किस पर लागू होता है, किसके कारण होता है। तो हिमनद जो है उसके अपर्दन का जो मुख्य कारण है वो है कि हिमनद जो है पृथ्वी के गुरुत्व के कारण आगे बढ़ता है और बड़े बड़े शिलाखंडों को अपने साथ उखाड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। तो इसके लिए जो सबसे पहले जिस महोदय ने इस पर ध्यान दिया था वो थे दी मार्तोनी। आपको ध्यान रखना है कि दी मार्तोनी कौन था। दी मार्तोनी जो था हिमनद के अपर्दन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि हिम नदी जो अपर्दन का सिद्धांत उन्होंने दिया था, जिसमें ये उन्होंने कहा था कि हिमनद की जो मुख्य तली है वो ऊंची नीची होती है। जैसे मान लो ये तली है जहाँ से हिम जा रहा है, तो ये तली ऊबड़ खाबड़ होती है, ऊपर नीचे होती है, जिसके कारण जो हिमनद जो है वो अपने स्थान से खिसकता है और खिसकने के कारण वह इस धरातल को अपर्दित करते हुए आगे बढ़ता है। और जब ये आगे बढ़ता है हिमनद तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है एक पर्वतीय भाग है, स्थलीय भाग है, इसके ऊपर ये हिमनद है। ठीक है, और ये जो तली का भाग है ये ऊबड़ खाबड़ और कटाफटा है। तो हिमनद का जो पानी इनकी दरारों के अंदर चला जाता है। दरारों में जाकर के ये पानी जो है बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो बर्फ़ क्या होती है, बर्फ़ का आयतन अधिक होता है, इसलिए बर्फ़ जो है वो अपने आयतन होने के बढ़ने के कारण ये दरारों में जब बर्फ़ जमती है दरारों को चौड़ा कर देती है, फिर पिघलती है, फिर चौड़ा कर देती है। इस प्रकार की लंबे समय तक ये क्रिया होते रहने के कारण ये चट्टानें जो हैं ये कमज़ोर हो जाती हैं और टूट करके इस हिमनद के साथ आगे बढ़ जाती है, ऐसा दी मार्तोनी ने कहा था।
तो कौन कौन सी स्थल रूपों का निर्माण करती है अब अपन देखते हैं। जो हिमनद है इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों में से है यू आकार की घाटी। जैसे हमने नदियों के अपर्दन में पढ़ा था कि नदियाँ वी आकार की घाटी बनाती हैं, वैसे ही हिमनद जो है वो यू आकार की घाटी बनाता है। हमने पढ़ा था कि नदी अपनी घाटी को पहले गहरा करती है, जिसके कारण नदी की घाटी पहले गहरी होती है, पहले गॉर्ज बनते हैं, कैनियन बनते हैं, उसके बाद में वी आकार की घाटी बनती है, क्योंकि उसके किनारों का अपर्दन नहीं होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, नदी जिस भी भाग से निकलती है, नदी जो हिमनद जहाँ से भी निकलती है उसकी तली को काटने के साथ साथ उसके पार्श्व भागों का भी अपर्दन करती है, इसलिए ये घाटी चौड़ी हो जाती है, जिसके कारण इसका आकार जो है यू आकार का हो जाता है, इसीलिए इसे यू आकार की घाटी कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जो यू आकार की घाटी है वह वी आकार की घाटी, कभी वहाँ पर वी आकार की घाटी रही होती थी और वहीं से जब हिमनद जम जाता है तो वह यू आकार की घाटी में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, अब आप देख सकते हैं यू आकार की घाटी से तात्पर्य क्या है। जब नदी अपने लंबवत अपर्दन के साथ साथ पार्श्विक अपर्दन भी करती है, तो हिमनद के लंबवत और पार्श्विक अपर्दन के कारण उसकी घाटी वी की जगह यू आकार की हो जाती है। नेक्स्ट है लटकती घाटी। लटकती घाटी से तात्पर्य है कि मान लीजिए यह कोई मुख्य घाटी है, यू आकार की घाटी, और इस यू आकार की घाटी के अंदर कोई मुख्य सहायक हिमनद आकर के गिरता है। सहायक हिमनद समझ रहे हैं ना आप, जैसे नदियाँ होती हैं, नदियाँ मुख्य नदी होती है, उसकी सहायक नदियाँ होती है, वैसे ही मुख्य हिमनद में कोई सहायक हिमनद आकर के मिलता है तो वही इस घाटी को अपर्दित कर देता है, जो कि इसके अंदर ऐसा लगता है लटकती हुई सी महसूस होती है, दिखाई देती है, जिसे कि हम बहिर्लंबी घाटी या फिर हम उसे लटकती घाटी, प्रतापी घाटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मुख्य घाटी का एक किनारा तो अपना कैसा है, इस प्रकार से है, और दूसरा किनारा उसमें लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें एक मुख्य सहायक हिमनद आकर के मिल जाता है और सहायक हिमनद जो होता है उसकी घाटी को काट करके उस पर लटकता हुआ महसूस करवाता है। नेक्स्ट है सर्क या हिमगह्वर। सर्क या हिमगह्वर, मान लीजिए ये देखिए, आप इस चित्र को देखिए बच्चों, ये एक हिमनद है, ये एक पर्वतीय भाग है ना। ये इस पर्वतीय भाग पर कोई हिमनद बह रहा है, ये मान लीजिए हिमनद, आप देख ही रहे हैं, ये एरो, ये हिमनद है। तो हिमनद क्या कर रहा है, इसकी घाटी को काट रहा है ना। तो इस खड़े हुए भाग को ही हम क्या कहते हैं, हिम गह्वर या सर्क। किसी भी पर्वतीय भाग पर स्थल रूपों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है हिमगह्वर, जिसकी आकृति कैसी होती है, कटोरी की तरह, देखो कटोरी की तरह हो रही है ना, अर्धचंद्राकार इसकी आकृति हो जाती है और अर्धगोल की तरह इसकी आकृति होती है। जैसे कि आराम कुर्सी पे अपन बैठते हैं उस तरह की कुर्सी ये बन जाती है, जिसको कि कौरी, कर, कई नाम से इसको अलग अलग भागों पे अलग, वैश, बॉटलैंड, कैटजल आदि नाम से इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब नेक्स्ट है अपन तो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं। तो हिमगह्वर जो है या सर्क जो है वह सर्क की इस प्रकार की आकृति बनती है, आराम कुर्सी की जैसी आकृति बन जाती है, और इसी के कारण कई सारी आकृतियाँ और बन जाती हैं। मैं आपको बताती हूँ बच्चों, अभी अपन नेक्स्ट आगे चलेंगे तो अपन देखेंगे क्या होता है। अभी अपन यहाँ देखते हैं कि जो हिमगर्त बनता है या हिमगह्वर बनता है, इस हिमगह्वर में कई बार क्या होता है, जो सर्क जो है उसके अंतर्गत पानी भर जाता है, हिम पिघल जाता है और वहाँ पर पानी भर जाता है, जिससे कि सर्क झील या टाण झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अरेत या तीक्ष्ण कटक। अरेत या तीक्ष्ण कर्त जो है अपन यहाँ पे, यह देखिए बच्चों, ये आप इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर इतना हिस्सा ये क्या था, सर्क है ना,
इधर भी ये सर्क। जब दोनों तरफ से मान लीजिए ये बहुत ऊंची पर्वतीय चोटी है, यहाँ से भी हिमनद आ रहा है और यहाँ से भी हिमनद आ रहा है, तो हिमनद जो है किसी भी पर्वतीय भाग के दोनों तरफ से अपर्दन कर रहा है। तो बीच का हिस्सा जो है वो हिम के कारण प्रोटेक्टेड है और यहाँ पर अपर्दन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की आकृति जो बन जाती है, खड़ी आकृति ये है जिसका अपर्दन नहीं हुआ, दोनों तरफ से अपर्दन हो गया, दोनों तरफ सर्क बन गए, लेकिन ऊपर एक गुंबद, एक खड़ा हुआ हिस्सा रह जाता है स्तंभ जैसा, जिसको कि हम हार्न या श्री गिरीश्रंग कहते हैं। अब नेक्स्ट है जो सर्क होता है। सर्क धीरे धीरे क्या होता है, एक चोटी बन जाती है। इस चोटी को तो हार्न कहते हैं और इस नुकीले तीक्ष्ण कटक को अरेट या अरेटी कहते हैं। अंग्रेजी में अरेटी को सिरेट कटक भी कहते हैं। अरेटी का निर्माण जो है जब दोनों ये पीछे हटने प्रारंभ हो जाते हैं तब इस प्रकार के इसका निर्माण होता है। नु नाटक नेक्स्ट है ग्रीष्रंग। एक होता है इसमें नु नाटक। जो नु नाटक होता है बच्चों, मैं उसकी स्पेलिंग आपको लिख देती हूँ। नु नाटक क्या होता है? जो नु नाटक होता है वो क्या होता है, जो बहुत बड़े हिम क्षेत्र होता है, उस हिम क्षेत्र में बहुत बड़ी हिम राशि होती है। वहाँ पर क्या होता है, कुछ चट्टानें होती हैं, कुछ ऐसी चट्टान जो अपर्दन तुषार क्रिया के द्वारा अपर्दन नहीं होता है और तुषार क्रिया के कारण उनका अपर्दन नहीं होता है और ऐसा लगता है जैसे कि जो टोकरी के अंदर बॉल्स रखी हुई, अंडे रखे हुए हैं। ग्रीष्रंग या टेल, जब किसी पर्वतीय भाग के ऊपर ज्वालामुखी के जो प्लग होते, ज्वालामुखी प्लग से तात्पर्य, जब मान लीजिए ये ज्वालामुखी क्षेत्र है, यहाँ से ज्वालामुखी का प्रवाह हुआ है, तो ज्वालामुखी का जो प्रवाह हुआ तो इस ज्वालामुखी प्रवाह के ऊपर जब यहीं पर इसका प्लग बन जाता है, प्लग से तात्पर्य कि जो लावा है उसकी ज्वालामुखी ग्रीवा के अंदर ही लावा जमा हो जाता है। आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए ये ज्वालामुखी का हिस्सा है और यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है और ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या हुआ कि जो लावा पूरा बाहर नहीं निकल कर के उसके गले के अंदर ही लावा का जमाव हो जाता है। इस स्थिति को हम कहते हैं प्लग। तो ये जो प्लग है, ये प्लग बहुत मजबूत होते हैं। तो क्या होता है, जब किसी भी हिम प्रभावित क्षेत्र पर, जब किसी ज्वालामुखी क्षेत्र में जो हिम प्लग होता है, ये ऊंचे खड़े हुए रह जाते हैं और आसपास की चट्टानें जो होती हैं वो अपर्दित हो जाती हैं। तो इस खड़े हुए हिस्से को हम क्या कहते हैं, ग्रीष्रंग कहते हैं। नेक्स्ट है रोश मोटेनो या भेड़ की पीठ। जब किसी भी, जैसा आप ये पर्वतीय क्षेत्र है, मान लीजिए ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो एक तरफ से हिम जो है ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, एक तरफ से हिम उतर रहा है। मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। ये पर्वतीय भाग है, यह हिम आ रहा है और इधर से हिम नीचे की तरफ उतर रहा है, तो ये हिम की प्रवाह की दिशा है। तो ठीक है, तो जहाँ से हिम चढ़ रहा होता है वहाँ पर अपर्दन अधिक होता है, वहाँ अपर्दन कम होता है, और जहाँ से अपर्दन नीचे उतरता है वहाँ से ऐसा लगता है जैसे कि बहुत उत्पाटन की क्रिया ज़्यादा होती है। तो जैसे भेड़ की पीठ जैसी आकृति बन जाती है, जिसे हम रोश मोटेनो या भेड़ की पीठ कहा करते हैं। इसका आप चित्र देख सकते हैं, आपके सामने ये चित्र है, इसमें आप देखिए, ये आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ, एक चित्र है इसका। यहाँ से हिम का चढ़ना और यहाँ से हिम का उतरना। तो यहाँ से हिम ऊपर जब चढ़ती है तो यहाँ पर अपर्दन कम और यहाँ पर अपर्दन ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसकी आकृति जो है पर्वतीय भाग की बिल्कुल भेड़ की पीठ की जैसी हो जाती, इसलिए हम इसे रोश मोटेनो कहते हैं। नेक्स्ट है हिम सोपान।
हिम घाटी के ऊपर जैसे अपन ने देखा था कि जब नदियाँ निकलती हैं अपने पर्वतीय भाग से तो वह नदी सोपान का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार से जब हिमनद जो है वह भी अपने क्षेत्र में क्या करते हैं, ऐसे हिम सोपान का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार के स्थल रूप जो होते हैं, जो सर्क जो बनते हैं, उस सर्क के बाद में इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है और धीरे धीरे ये जो है सीढ़ीनुमा आकृति बन जाती है। अब है नेक्स्ट फियोर्ड, लास्ट है। ये सब नदियों के हिमनद के निक्षेप से निर्मित स्थल आकृतियाँ हैं। जो फियोर्ड है क्या है, जो ऊंचे अक्षांश होते हैं, जैसे अलास्का है, न्यूजीलैंड है, चिली है, ब्रिटिश कोलंबिया है, लेब्राडोर है, ग्रीनलैंड है, ऐसे क्षेत्र, नॉर्वे, स्वीडन, जहाँ पर कि जो पर्वत वो है सागरीय भाग है, उन सागरीय किनारों पर क्या होती है कि जो तटीय भाग जो होते हैं वहाँ पर लटकती हुई हिम होती है, वहाँ के किनारे बहुत ही ऊबड़ खाबड़ होते हैं। इस प्रकार के जो तट होते हैं उसे हम फियोर्ड तट कहा करते हैं, जो सागर का बिल्कुल ही उथला हुआ भाग होता है। यह आपका हिमनद के अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं।